11th कॉमर्स में इसी अंधेरे से जब तुम बाहर आते हो तो एक ताज़े ताज़े नए नए बच्चे का सपना होता है कि मुझे सीए बनना है। हाँ, सबका नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी बच्चों का सपना होता है मुझे सीए बनना है। और आज ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीए था, है और रहेगा क्या, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस करियर ऑप्शंस फॉर कॉमर्स। बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 21 साल की उम्र में सी क्लियर कर ली, तो तुम्हारे और मेरे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट तो हो जाएगी प्लस प्लस, बहुत अच्छी बात है। बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि वही बंदा एक टीचर भी है, और भी अच्छी बात है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि वही बंदा 11th-12th कॉमर्स को पढ़ाता है और काफ़ी साल से इसी फील्ड में है, जो तुम्हें गाइड भी कर सकता है। और क्या हो अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स को मैं लेके गया उनके पास और उनसे लाया तुम्हारे लिए एक्सपर्ट सॉल्यूशंस, और आज वो तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। भैया ये तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बट ये अच्छी बातें होंगी कब, कहाँ, कैसे? तो जिस वीडियो में तुमने क्लिक किया है, यहीं पे तुम्हें थोड़ा सा बनाना है सब्र और मेरी दी गई 3 बातों को करना है फॉलो। फिर तुम पॉडकास्ट देखो, एंजॉय करो, चीज़ें लो, नोटिंग्स लो एंड घर जाओ अपने अपने अप्लाई करो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि ये शूट हुआ था दिवाली के आसपास, तो पटाखों का शोर थोड़ा बहुत हो सकता है, तो उसे प्लीज़ इग्नोर करना। दूसरी चीज़ ये कि चाहे तुम देख के पढ़ो, चाहे तुम सो के पढ़ो, चाहे तुम जैसे मर्जी करो, आंखें बंद करके इसको सुनो, जिस मर्जी फॉर्मेट में सुनो, लेकिन लिखो जरूर। लिखो चाहे एक लाइन, चाहे एक वर्ड, लेकिन लिखो जरूर। एक एक सेक्शन से जो जो तुम सीख रहे हो वो लिखना जरूर। और तीसरी और लास्ट चीज की मेरी आदत है तुम्हारे कंफर्ट को प्रायोरिटी रख के मैं टाइम स्टैम्प्स दूं, और मैंने इसमें भी टाइम स्टैम्प्स दिए। बट तुम्हें स्किप नहीं करना, क्योंकि कुछ नहीं पता, जो पोर्शन तुम स्किप करो वही पोर्शन आगे जाके तुम्हारे काम आने वाला हो और बाद में तुम पछताओ, जो कि मैं नहीं चाहता, तुम भी नहीं चाहते। तो ये 3 रूल्स जब तुमने समझ लिए तो इस पॉडकास्ट को तुम आगे देख सकते हो। बट इफ यू आर समवन जो मेरी तरह स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट सुनना पसंद करता है, तो हमने इसका ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे भी डाल दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है, जाके तुम देख सकते हो। एंड दैट्स इट यार, पॉडकास्ट करते हैं शुरू। पराग सर अब बोलना स्टार्ट करेंगे एंड बड़ी ही शांति से एकांत कमरे में एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, लेट्स बिगिन। थैंक यू विश्वास सो मच फॉर हैविंग मी। और सभी बच्चों को सबसे पहले तो प्रेम पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम सीए पराग गुप्ता है, और जैसा विश्वास ने कहा कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को हम लोग मेंटर कर रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है सीए पराग गुप्ता नाम से, और क्लास 11th क्लास 12th की काफी सारी वीडियोस, इनफैक्ट पूरा सिलेबस जो है वो हमारे चैनल पर है। इसके अलावा हमारा ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट है वो नोएडा में है, आरकेजी इंस्टीट्यूट, जहां पर हम 11th 12th सीए के सारे स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं। तो जब विश्वास ने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे एक छोटा सा सेशन करना है आपके साथ, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दी, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और इनफैक्ट मैं विश्वास का चैनल बहुत पहले से देख रहा हूँ, और मैंने उसको पर्सनली पहले मैसेज भी करा था कि तुम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। उसके कुछ टॉपिक्स मैंने देखे थे। तो जितने भी बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो विश्वास का चैनल जो है वो जाके सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि बहुत अच्छा इस पे कंटेंट मिलता है, लर्निंग भी मिलती है। इसके अलावा लाइफ लेसन्स, मोटिवेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं। Thank you sir, thank you so much. And starting with the most basic question, मतलब एक क्वेश्चन में नहीं कहूँगा, I just want you to address this topic कि अभी इनके एग्जाम्स आने वाले हैं ऑलमोस्ट 15 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद माइनर सब्जेक्ट के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एंड सबसे पहले इनके मन में जो एंग्जाइटी है, जो स्ट्रेस है, ये ओवर बर्डन फील कर रहे हैं। इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये स्कूल नहीं गए पिछले 1-1.5 साल से, प्लस इनके लिए नया पैटर्न आ गया है, इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या कैसे है। चीज़ें बहुत हद तक नहीं बदली हैं, थोड़ी बहुत बदली है, लेकिन वो थोड़ी बहुत इन पर बहुत इंपैक्ट डाल रही हैं। ये अंदर ही अंदर काफ़ी डरे हुए हैं कि भाई क्या ही हो जाएगा, बहुत नया आएगा। तो ये जो एंग्जाइटी है, ये स्ट्रेस है, ये परमानेंट टेंशन इनके मन में चल रही है, ये जो बर्डन फील कर रहे हैं, एंड एक लेवल तक जाके भी मेहनत करके भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। इस सब के बारे में सर आप क्या एड्रेस करना चाहेंगे? लाइक ये बहुत से ऐसे बच्चे हैं मेरे टच में जो बहुत कुछ कर चुके हैं, सिलेबस हो गया है, रिवीजन हो गया है, सैम्पल पेपर्स पे आ गया, बट इनको अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं है कि यार हाँ हो गया, ठीक है, डन है, मैं इस लेवल तक आ रहा हूँ, मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। अंदर से उनको पता नहीं लग रहा, क्योंकि इनके पास कोई पास ईयर पेपर्स नहीं है, इनके पास कोई ऐसे सॉलिड रिसोर्सेज नहीं है। सीबीएसई का एक सैम्पल पेपर आया, उसको रेफरेंस हम मान सकते हैं, बट हाँ इतना कुछ एक बेंचमार्क नहीं है जिसको सेट करके हम आप खुद को जज कर सकें। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर इस बारे में? इसमें तो सभी बच्चों को यही बोलता हूँ, सबसे पहले तो जो मुझे लगता है कि जो एंजाइटी होती है, या जो ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि हम क्या कर रहे हैं, या हमारी तैयारी अप टू द मार्क हुई है या नहीं हुई, उसका एक फैक्टर जो मेजर मुझे लगता है कि अब आजकल जो है रिसोर्सेज का एक्सेस इतना ज्यादा हो गया है, कई बार वो कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है। Exactly, तो exactly. इतनी सारी बुक्स हो गई, इतने सारे मेंटर्स हो गए, इतने सारे लोगों की बातें बच्चे सुनते हैं, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, वो टीचर ये बोल रहा है, वो टीचर ये बोल रहा है, वो टीचर ये बोल रहा है। तो इतना सारा जो मतलब कंटेंट का कह लो कि जंजाल बन गया, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को
अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आने देता। उसने अगर 500 क्वेश्चन भी कर लिए, एक सैंपल पेपर बुक में लगभग 500 क्वेश्चंस होते हैं, 500 क्वेश्चंस करने के बाद भी उसको ऐसा लगता है मैं वो भी कर लूं, उस टीचर ने या तो वो बोल दिया है, मेरा दोस्त उससे पढ़ रहा है, तो पहली चीज तो उसको कभी भी ये नेवर एंडिंग टास्क लगता रहता है। तो इससे फिर क्या होता है कि उसके मन में हमेशा एक एंजाइटी बढ़ती है। दूसरा रीजन एंजाइटी बढ़ने का ये लगता है मुझे, जो ये होता है कि हम रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करता है जब बच्चा, जब उसको रिजल्ट का भय सताता है कि यार क्या होगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर दूंगा। जब भी हम रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचना शुरू करते हैं तो फिर वो एंजाइटी बढ़ती ही। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाता हूँ, यही बोलता हूँ कि सिर्फ अपने प्रोसेस पर भरोसा करो, आप अपने काम पर भरोसा करो कि आपको तो अभी क्या करना है, जो भी लिमिटेड टाइम है, कि अपनी तैयारी करते रहो और स्टिक टू द बेसिक्स। कि भाई अगर आप 2 बुक फॉलो कर रहे हो तो उन 2 को रिलीजियसली फॉलो करो, उनके सारे क्वेश्चंस, उसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीटेटिवली करते रहो, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस उससे बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। रादर देन 10 रिसोर्सेज पे जाकर एक बार करने से बेटर है कि 1 या 2 रिसोर्सेज जो हैं उसी को 5, 6, 7, 8 बार अच्छे से करो। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि आप सेम क्वेश्चन जब करना शुरू करते रहते हो, बार बार करते हो, तो स्पीड आपकी बढ़ जाती है, टाइम कम हो जाता है। तो उससे अपने आप कॉन्फिडेंस आता है कि जो पेपर मैं पहले 2 घंटे में कर रहा था, पेपर छूट रहा था, वही पेपर अब मैं 1 घंटे में कर रहा हूँ। तो ये चीज कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प। बिल्कुल। और बाकी अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखें लिमिटेड रिसोर्सेज में। जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जहां पे भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उन्हीं के रिसोर्सेज को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। एग्जैक्टली सर, लाइक मेरे पास एक बच्चे का इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि मेरे अभी रिसेंटली प्री बोर्ड्स हुए हैं एंड दिस और मेरे इसमें मार्क्स आए हैं कम, तो अब मैं क्या करूं। मैंने उसको बोला सबसे पहले ये जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है ना, इसी क्वेश्चन पेपर को दोबारा कर, ये जो 30, 35, 40 क्वेश्चन है, इनमें से तेरी कोई कमी ना रह जाए। लाइक इन 40 क्वेश्चन पे जब कमांड बन जाएगी तो उन 40 के अराउंड पर क्वेश्चन 4-5 कॉन्सेप्ट घूम रहे हैं, वहां भी तेरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है सीन, और उन्हीं लिमिटेड से कॉन्सेप्ट के अंदर एक डेप्थ बन रही है, और वो तुझे हेल्प करेगी। बिल्कुल। मैं इस पे एक और टिप देता हूँ विश्वास, बच्चों को। जो तुमने बात बोली वो बिल्कुल बहुत सही बोली। हम भी बच्चों को यहाँ पे यही बोलते हैं, जैसे बच्चा अपना स्कूल का पेपर लेकर आता है कि सर ये पेपर है, ये मेरी आंसर शीट है, मेरे इसमें इतने नंबर कट हो गए, तो हम भी बच्चे को सबसे पहले बोलते हैं कि बेटा कोई नहीं, पहले ये क्वेश्चन आप दोबारा सॉल्व करो, एक बार देखते हैं कि तुमने क्या गलत करा। वो उसको सॉल्व करता है। अच्छा, यहाँ पर हम एक टेक्निक फॉलो करते हैं। जब हमारे पास किसी भी बच्चे की जब स्पेसिफिक गलतियां पता लग जाती हैं कि वो इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत कर रहा है, तो सैंपल पेपर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 32 है, तो वो 32 शेयर्स का होगा और शेयर्स के अंदर बैलेंस शीट टॉपिक का होगा। तो 10 के 10 सैंपल पेपर में 32 क्वेश्चन जो होता है वो शेयर्स की बैलेंस शीट का ही होगा। तो हम क्या बोलते हैं बच्चे को कि तुम्हें सिर्फ बैठकर एक दिन में 2 घंटे या 3 घंटे दे दो और हर पेपर का 32 क्वेश्चन ही बैक टू बैक करते रहो। तो जब वो पहला क्वेश्चन करता है 32 वाला, तो उसको मान लो लगते हैं 10 मिनट गलत हो जाता है, लेकिन जब वो 10वें पेपर के 32 क्वेश्चन को कर रहा होता है तो 2 मिनट में सही कर देता है। मतलब जैसे इसको मैं स्पोर्ट से रिलेट कर सकता हूँ, जैसे किसी प्लेयर का कवर ड्राइव खेलना थोड़ा सा उसमें आउट हो जाता है वो इन स्विंग बॉल पे, तो उसका कोच क्या करता है, उसको बैक टू बैक इन स्विंग पे खिलाता रहता है और बोलता है कवर ड्राइव मार मार मार। तो सेम चीज जो होती है वो उसमें क्या हो जाता है, उसकी स्किल डेवलप हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को क्या करना चाहिए, जो भी क्वेश्चन उसके गलत हुए, जिस पर्टिकुलर टॉपिक के गलत हुए, जैसे फंडामेंटल्स में पास्ट एडजस्टमेंट में बच्चे गलती करते हैं, तो पेपर के 10 के 10 पेपर के एक दिन बैठो और कि सारे पास्ट एडजस्टमेंट वाले ही बैक टू बैक करने हैं मुझे। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उस पर्टिकुलर टॉपिक की जो कमी होती है वो अपने आप भर जाएगी। तो ये टेक्निक बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। इसको फॉलो करें, अपनी गलती को आइडेंटिफाई करके पेपर के उन्हीं क्वेश्चंस को लगातार 10 क्वेश्चनों को पकड़ के बैक टू बैक कर लो। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो अगली चीज थी सर, लाइक इस पे मैं दो वीडियोस बना चुका हूँ फुल डेप्थ में। रिवीजन वर्ड छोटा सा, लेकिन इस वर्ड के अंदर अपने आप में काफ़ी डेप्थ है। लाइक हाँ, हमें पता है रिवीजन का मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट पे, अपने कंटेंट पे बार बार जाना, उसको गो थ्रू करना और अपने माइंड में उसको एक्टिवली रिकॉल करना। बट ये रिवीजन ना लाइक सबके लिए अलग है। ऑब्वियसली कौन कितने टाइम बाद, कितने इंटरवल बाद उस टॉपिक पे जाए वो चीज़ तो अलग है, वो बच्चे पहचान लेंगे। बट रिवीजन एक्चुअल सेंस में है क्या? लाइक हम रिवाइज करते हैं चीज़ों को, फिर भी वो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं रहती। और कितनी बार करना एक्यूरेट है, एक तो कितनी बार वाला क्वेश्चन मुझे काफी ऐसे इरिटेटिंग सा लगता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है यार। कोई ऐसा वन वर्ड आंसर नहीं है कि हाँ 8 बार कर लो तुम तर गए, ऐसा नहीं होता। एक तो रिवीजन, आप रिवीजन को किस तरह से समझते हो एंड किस टाइप की रिवीजन आपके अकॉर्डिंग फुल परफेक्ट है? फुल परफेक्ट तो आई गेस नहीं होती, लेकिन हाँ किस टाइप की रिवीजन आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी लाके दे सकती है और किस तरह से आप अपनी स्टडीज का ट्रैक रख सकते हो?
इसमें जैसे मेरा तुमसे भी ये सवाल है कि तुम ये बताओ, जब तुमने अपने टाइम पे स्टडी करी थी 12th की, चाहे ग्रेजुएशन की कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, बिल्कुल। तो तुम जो भी कंटेंट पढ़ते हो, जो भी बुक से पढ़ाई करते हो, उसके बाद तुम अपने नोट्स कुछ बनाते हो अपने हाथ से लिखकर या नहीं बनाते? सर जब 12th में बनाते तो मैं थे। बिल्कुल बनाता था, और अब ग्रेजुएशन में आके थोड़ा नॉन सीरियस हो जाता है, बट हाँ यहाँ भी मिनिमल से लेकिन होते हैं। 12th में मैं होते बनाता हैं ना था। 12th में, लेकिन बनाते थे ना तुम, राइट? बस यही मैं सुनना चाह रहा था। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सबसे ज्यादा जो जरूरी काम होता है वो ये होता है कि अपने हाथ से कुछ ना कुछ लिख के जरूर बनाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा ये बोलता है कि हमें नोट्स मिल जाए कहीं से बने बनाए, होता बट है मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि नोट्स अगर बने बनाए मिल गए तो वो तो काइंड ऑफ एक बुक हो गई, है ना? एग्जैक्टली इससे बेटर एग्जैक्टली। बुक ही पढ़ लो। लेकिन जब तक खुद से हम लिखेंगे नहीं अपने हाथ से, चाहे कुछ भी लिखें, अपने छोटे से छोटा नोट्स बनाएं या बड़े से बड़ा नोट्स बनाएं, कुछ भी बनाएं, वही चीज रिवीजन में हेल्प करती है। ये तो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, क्योंकि मैं तो खुद ये कर चुका हूं, मेरे को बेनिफिट मिला। मैंने इसीलिए तुमसे पूछा क्योंकि तुम खुद अभी ये चीज कर रहे हो या कर बिल्कुल चुके हो, सर, तो तुम्हें बिल्कुल। इसका बेनिफिट मिला। तो रिवीजन के सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से तो ये है कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसी दौरान चैप्टर पूरा बुक से पढ़ लिया, ट्यूशन में पढ़ लिया, उसके बाद उसकी अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से अपनी कहानी बनाकर कुछ ना कुछ लिखना जरूर चाहिए। जब उसको हम बाद में पढ़ते हैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या एग्जाम से 1 दिन पहले, वो चीजें रिकॉल रहती हैं, क्योंकि जिन कहानियों को हम खुद अपने हाथ से लिखते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, वो बातें हमें याद रहती है ना। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ कोई मोमेंट किस्सा share क्रिएट करते हैं। करते हैं, किस्सा शेयर करते हैं, तो हम कितने मतलब उन चीजों को याद रख पाते हैं। 5 साल 10 साल बाद भी वो किस्से याद रहते हैं, क्योंकि उन चीजों को हमने खुद जिया है, खुद करा है। सेम चीज पढ़ाई में भी है। जो पढ़ाई हम खुद से हाथ से लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसके बारे में कॉन्शियसली ज्यादा सोचेंगे, रादर देन बुक पे हाथ रखी, हवा में देखा, रट रहे हैं ऊपर दीवार में आंख बंद करके, तो वो फिर क्या है, बाद में भूल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल तो सर, एक चीज तो बिल्कुल ये हो होता है। गई। लेकिन अब क्योंकि टाइम कम है, बच्चा कहाँ नोट्स बनाता रहेगा, तो अब तो यही है कि जितना आप अगर पढ़ रहे हो, उसको कोशिश करो थोड़ा सा समझ के पढ़ लो, उसमें निम्नलिखित कोड्स बना लो, सेंटेंस के पहले वर्ड्स को पकड़ के उससे कुछ फनी Keywords type। कीवर्ड्स बना लो। हाँ, और अपनी भाषा में, अपनी हिंदी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज में, उसको लिख लो, पेज के ऊपर लिख लो बुक के। तो इस तरह की थोड़ी सी ट्रिक्स अपना लो, और बाकी 4 से 5 बार रीडिंग मुझे लगता है अगर आप कर लेते हो किसी भी कंटेंट की, तो वो रिवीजन के लिए सफिशिएंट रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, इनफ है। हाँ, थैंक यू सर। एंड अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग ही नॉन अकेडमिक साइड से जाता है। लाइक फ्रेंड्स, ठीक है, सबके होते हैं, अच्छी बात है, होते हैं, लेकिन इम्पैक्ट जो है ना, लाइक मैं ये बात बोलूँ, आप बोलो, नहीं मानी जाती। मतलब मुझे भी अगर 12th में कोई बोलता था ना, तो लाइक इतना समझ नहीं आता था। फ्रेंड्स आपके हिसाब से किस हद तक आपकी स्टडीज़ को, आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, एंड किस जोन में वो सही है, किस जोन में गलत है, इसके बारे में थोड़ा सा, ज़्यादा सा, जैसे भी आप कहना चाहो सर। नहीं, बिल्कुल, ये तो अभी मैं कल की क्लास में मैंने बच्चों को ये बताया था कि तुमने भी इसके बारे में सुना होगा कि आज मान लो मेरी जो भी पर्सनालिटी है, जो भी मैं हूं, तो मेरे जो टॉप Average। 5 दोस्त हैं, जो बिल्कुल नजदीक 5 लोग हैं, है ना, मैं उनका 80% रिप्रेजेंट करता हूँ, काइंड ऑफ। तो सेम चीज बहुत मैटर करती है हमारे दोस्तों से, हमारे सर्कल से। तो मैंने उनको वही कोटेशन लिखवाया था कि चूज योर सर्कल वाइजली। तो ये कोटेशन लिखवा के मैं यही टॉपिक कल डिस्कस कर रहा था। तो हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है, हर इंसान के लिए बेसिकली एप्लीकेबल है। तो पढ़ाई भी इफेक्ट करती है। अगर मेरे ही 4-5 दोस्त ऐसी मेंटालिटी से हैं कि अरे छोड़ना यार, मतलब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, क्या रखा है, तो फिर कहीं ना कहीं मेरे भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो हमारा सर्कल ऐसा होना चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, हमें पुश करे। वो मुझे मुश्किल क्वेश्चन दे कि चल ये सॉल्व करके देखा, मैं उसको मुश्किल क्वेश्चन दूं, चल तू ये सॉल्व करके देखा। आई होप इस तरह की छोटी एक्सरसाइजेस तुमने भी करी होंगी, जो बच्चे करते हैं उनको बड़ी हेल्प मिलती है। हमने भी करी थी अपने टाइम पे। हमें ये चैलेंज लगता था कि मैं यार अपने दोस्त को कोई ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन दूंगा आज स्कूल जाके, वो कर नहीं पाएगा, तो ये कर ना पाए, वो उसकी बेइज्जती हो। तो ये छोटे से चैलेंजेस जब खुद को मिलते हैं, हम उसको देते हैं, तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव वे में ये हमारे लिए हेल्प। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अपना सर्कल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अल्टीमेट एट द एंड, इतने एक्सपीरियंस के बाद तो मैं तो यही बोल सकता हूँ कि जो इस उम्र में, खासकर टीनेज में, जो दोस्त होते हैं या जो बातें होती हैं, वो बाद में जाके इतनी कोई मैटर नहीं कर पाती। या सब दोस्त आगे चल के कॉलेज में आते सब दूर दूर हो जाएंगे, सब अपने अपने करियर पर फोकस कर देंगे। तो आपको अभी से अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने लिए सही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके नंबर जो है वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं, है ना। और पेरेंट्स की
जो ब्लेसिंग्स होती हैं, पेरेंट्स का नाम जो है वो तो आपके साथ जुड़ा हुआ है ना। फिर बाद में कोई नहीं कहेगा कि मेरे तो 500 दोस्त जो थे वो तो पढ़े नहीं, वो फेल हो गए थे, तो इसीलिए मेरे नंबर कम है, तो फिर वो एक्सक्यूज नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपने सर वो दोस्तों वाली बात करी ना, ग्रुप स्टडी वाली, हमारे साथ होता था कि लाइब्रेरी में काफ़ी बुक्स हैं, सारी बुक्स पढ़ नहीं सकते, सारी बुक्स पढ़ना भी वेस्ट है क्योंकि 60-70% क्वेश्चंस रेपिटेटिव होते हैं। लेकिन स्टिल जब सिलेबस हो गया है, टाइम है, तो मन में क्यूरियोसिटी है, कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो एक बुक मेरा दोस्त ले गया, एक मैं ले गया, एक और दोस्त ले गया। अब जो क्वेश्चन सेम है, ठीक है, सबको आते हैं, बढ़िया बात है। जो ट्रिकी क्वेश्चन होते थे, अगले स्कूल में आकर डिस्कस करते थे, एक दूसरे को देते थे, बढ़िया चैलेंजिंग फील भी आती थी, लगता था कि हाँ ये मैंने कर दिया है, मेरे पास लेके आया था। वो फुल एक वाइब बन जाती है, माहौल बन जाता है कि हाँ दोस्त हैं, मिलके बातें भी कर रहे हैं, मजे भी मार रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। हाँ ऐसा होता था, हम भी ऐसे ही करते थे। हम, मुझे याद है, हम कहीं पे कोई नया क्वेश्चन देखा, ट्रिकी क्वेश्चन ढूंढ लिया कहीं से, उससे मैं तो इतना इंटरनेट हमारे टाइम पे तो ना के बराबर होता था, नेग्लिजिबल तो था। हाँ आर डी शर्मा की बुक से किसी कोने का कोई क्वेश्चन निकाल लिया मैथ्स का, तो हम पर्ची पे लिख के जाते थे, लिख के ले जाते थे, और अगले दिन अपने दोस्त को देता था, यार ये वाला करके दिखा, लंच तक का टाइम है तेरे पास। अच्छा तब इंटरनेट तो होता नहीं था कि जाके सर्च कर लिया, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ही से ही सॉल्व हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब चीज वो ये कि अपने दोस्तों का जो हमारा सर्कल है वो हमारे को मोटिवेट कर रहा है, हमें पुश कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है किसी भी वे में। एंड सर ये जो आपने बात बोली है ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो में कुछ कहा था कि लाइक तुमसे अगर कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता, चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे बीएसटी की केस स्टडी हो, तो डोंट जस्ट ट्राई कि तुम जाते ही या तो गूगल पे आंसर सर्च कर लो, या किसी दोस्त से पूछ लो, या टीचर से पूछ लो। पहली बार में नहीं हुआ ये ट्राई मत करो मुझे आंसर मिल जाए। मेरा ये मानना है कि तुम एक बार अगर उस पर 10 मिनट 15 मिनट लगाओगे, 20 मिनट लगाओगे, खुद सोचोगे, दिमाग खराब करोगे, फिर चाहे गलत ही करो, फिर चाहे बाद में पूछ ही लो, लेकिन एक बार वो 15-20 मिनट लगाने में तुमने जो पर्सपेक्टिव्स खोली है ना अपने दिमाग में, जो लॉजिक्स खोली है, जो कंसेप्ट्स क्लियर आउट कर लिए, वो चीज़ें तुम्हें आगे क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगी। बिल्कुल नहीं, मेरा भी यही मानना है। बहुत अच्छी तुम्हारी भी सोच है। इतनी क्लैरिटी अगर हर बच्चे में हो जितनी तुम्हें है इस उम्र में, तो डेफिनेटली वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बच्चा क्या करता है, बिल्कुल सही बोला, छोटा सा भी क्वेश्चन में कहीं फंस गया तो उसको चाहिए तुरंत बस मैं या तो गूगल पे सर्च कर लूं, या टीचर हाँ आंसर मुझे बता दे, है ना। तो मैं तो इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं तो क्लास में बच्चे जो पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, वहां पे तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताता उनको, मैं माथा फोड़ने देता हूँ, दीवार पे माथा मारो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, क्योंकि मेरा यही मानना है। मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखो, मैं बार बार मछलियां पकड़ पकड़ के तुम्हें नहीं दूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें मछलियां पकड़ना सिखा सकता हूँ, करना तुम्हें अपने आप, है ना। तो मैं ही मछली पकड़ के तुम्हें देता रहूंगा सारी उम्र, तो कल को तो मैं नहीं रहूंगा, तो फिर तुम्हें कौन मछलियां देगा पकड़ के। तो मछली पकड़ना सिखाना मेरा काम है, लेकिन करना तुम्हें पड़ेगा। बिल्कुल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर बच्चा फंस जाता है, गलत क्वेश्चन हो गया, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे कूदने से बेहतर है कि उसमें दिमाग मारते रहो 10 बार चाहे गलत हो जाए, लेकिन उसकी जड़ में घुस जाओ कि गलत अगर ये हो रहा है क्यों हो रहा है। क्योंकि एक बार वो आपको गलती अपनी पता चल गई, फिर अगले 100 क्वेश्चन में वो गलती कभी नहीं होगी। ये बात बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का तो मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, रादर देन स्पून फीडिंग। तो कोशिश मैं यही करता हूँ, और बच्चे को यही बोलता हूँ कि आप सॉल्यूशन कूदने की बजाय खुद से जनरेट करो वो स्किल, खुद से मतलब कोशिश करो, माथा फोड़ो या दिमाग लगाओ, कुछ भी करो। एक तरीके से गलत आ रहा है तो दूसरे तरीके से ट्राई करो, तीसरे से ट्राई करो, चौथे से ट्राई करो, बट कोशिश करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद ही जाके सॉल्यूशन पे रेफर करो अगर बिल्कुल फंस जाए मामला तो। जैसे सर मैं इसकी एक बात बताता हूँ, मैं अभी रिसेंटली अकाउंट्स की 11th क्लास की एक वीडियो बना रहा हूँ कि लाइक 2.5 से 3 घंटे में प्रॉपर पूरी कवर हो जाएगी, क्योंकि जो 12th में है ना, एक बेसिक्स ब्रश अप होना ज़रूरी होता है। तो मैं उस पर वीडियो बना रहा था, और अब मैं 2 साल बाद 11th की अकाउंट्स को विजिट कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ आई कि 11th की जो अकाउंट्स है वो बेसिकली एक वेब सीरीज़ है, 10 एपिसोड। पहले एपिसोड में अलग कैरेक्टर्स, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, 10th एपिसोड में जाके सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, उनके रिलेशन पता लगते हैं। जो वो फाइनल स्टेटमेंट वाला चैप्टर आता है ना, वो जर्नल थी, लेजर थी, ट्रायल बैलेंस था, उनके एक एक के पर्पस क्लियर होते हैं। तो जब हम क्वेश्चन जैसे खुद करते हैं तो लाइक क्या होता है कि अगर कोई मन में कन्फ्यूजन है, बहुत सी ऐसी बातें जो टीचर्स नहीं बताते, बुक्स नहीं बताती, मतलब इंटेंशनली नहीं, वो अनइंटेंशनली हो जाता है, या वो बाय डिफॉल्ट वो चीज़ें बताने लायक नहीं होती। खुद इंसान समझ ले तो समझ ले, वो प्रैक्टिस से चीज़ें निकलती हैं, और खुद के माइंड में जब नए नए लॉजिक्स निकलते हैं ना, वो आगे की कहानी बहुत स्मूथ बना देते हैं। राइट, वो तो होता ही है, वही चीज आगे लेके जाती है, वही चीज हेल्पफुल होती है। और फिर वो क्वालिटी इस उम्र में डेवलप करने से ये फायदा होता है कि कल को बच्चा
ऐसे तो है नहीं कि 12th और ग्रेजुएशन के बाद बस पढ़ाई खत्म है, आगे जब वो हायर स्टडी करता है, प्रोफेशनल स्टडी करता है, तो ये स्किल्स जो डेवलप हो चुके हैं ना, ये उसको फिर बेहतर प्रोफेशनल बनाने में हेल्प करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पर बच्चों के लिए। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग पर फोकस करना चाहिए बच्चे को, जहां पे फंस जाए वहां पे अपना 2 3 4 ट्राई तो लगाने ही चाहिए बिफोर लुकिंग टू द सॉल्यूशन। एग्जैक्टली। आंसर नेक्स्ट चीज़, जैसे आप अभी सीए की कोचिंग देते हो, आपके टच में से बहुत से बच्चे होंगे जो सीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो मई में सीए फाउंडेशन का एग्जाम होता है, एंड लाइक बहुत से ऐसे बच्चे सीयू सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईपी मैट के लिए कर रहे हैं, सेवरल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो 12th के बाद बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या गाइड करना चाहोगे कि लाइक 12th बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस का बैलेंस, जो लाइक मेरे टच में बच्चे हैं ना, एक रोशनी करके लड़की है, वो आपसे कोचिंग लेती है, आप जानते होंगे, तो उसने काफ़ी पूछा था स्टार्टिंग से लेके अब तक, वो बहुत कंफ्यूज थी बोर्ड्स और एंट्रेंस की बैलेंसिंग में, ठीक है, क्योंकि सिलेबस एक हद तक सेम भी है लेकिन काफ़ी चीज़ें अलग भी हैं, प्रैक्टिस के लिए अलग टाइम भी लगेगा, और अभी जैसे नवंबर चल रहा है, नवंबर में इनके बोर्ड्स भी हैं टर्म 1, फिर मार्च अप्रैल में टर्म 2 भी हैं, तो इस सब में जो कन्फ्यूजन्स है, लाइक कोई भी एंट्रेंस हो, जस्ट बैलेंसिंग के लिए टिप्स क्या देना चाहेंगे? उसके लिए बैलेंसिंग के लिए मतलब एक प्रॉपर बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जितने मेनली सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं जो मई में अटेम्प्ट देंगे, तो उनके साथ सेम सिचुएशन है कि अभी 12th में भी हैं, फिर सीए की भी एग्जामिनेशन की तैयारी भी करनी है, तो पेपर भी देने। तो पूरा एक टाइम टेबल जो है हमने उनके लिए बना के रख रखा है मई तक का। अब उसमें मोटा स्ट्रक्चर यही है, मोटी प्लानिंग बच्चों के लिए यही है कि अभी जब एग्जामिनेशन 12th का दूर है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, तो अभी अपने एंट्रेंस की तैयारी पर 50% और 50% 12th की तैयारी पर फोकस करें। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है 12th का, वैसे वैसे एंट्रेंस वाली तैयारी को कम करते रहें या 0% ले आए। लास्ट के 15 दिन जो है एग्जाम से पहले सिर्फ 12th का पढ़ें। फिर टर्म 1 के एग्जाम खत्म होने के बाद वापस से एंट्रेंस और 12th की जो तैयारी है उसको 50% एलोकेट करने। फिर अगेन थोड़ा कम करते रहे एंट्रेंस की तैयारी को, जैसे जैसे फरवरी मार्च अप्रोच करे। उसके बाद जब पेपर हो जाएंगे टर्म 2 के, फिर तो फुल फ्लेज एंट्रेंस की ही तैयारी करनी। तो जितना टाइम इसमें एंट्रेंस का हमने अलॉट करा, उसमें जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो थ्योरी वाले हैं, जो पता है कि लास्ट में ही पढ़ने हैं, क्योंकि नहीं तो अभी पढ़ के फायदा नहीं है, भूल जाएंगे, उन सबको छोड़ दिया एग्जाम के बाद के लिए। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जो थोड़ा बेस बिल्डिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें टाइम लगता है, उनको हमने अभी अलॉट कर दिया कि ये हम दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में करें। तो मतलब हर बच्चे को अपने सिलेबस के हिसाब से और अपने टाइम एलोकेशन के हिसाब से पूरा एक कैलेंडर मई तक का बनाना जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं तो वो सोचेगा चलो कर लूंगा, तो फिर दिक्कत होगी। तो मेरे हिसाब से मुश्किल वाले टॉपिक्स को अभी धीरे धीरे कवर करना है, और थ्योरी वालों को जो पता है लास्ट रीडिंग में या लास्ट में 1-2 बार पढ़ के भी हो जाता है, उसको अपने 12th के फाइनल एग्जाम के बाद के लिए छोड़ देना, क्योंकि 12th के एग्जाम के बाद मुश्किल से 1 या 1.5 महीने का ही टाइम मिलेगा, और हर एंट्रेंस में ऐसे ही होगा। हाँ, ये होता है। तो प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है वहाँ। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, लाइक बिजनेस स्टडी में प्लानिंग चैप्टर है ना, मैंने जिस बुक से पढ़ा था उसके नीचे एक कोट था कि अ गुड प्लान इज 50% डन। हाँ बढ़िया लगा मुझे भी। हाँ, आधा काम तो अच्छे प्लान से हो चुका है, फिर एग्जीक्यूशन भी मैटर करती है ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ एक प्रॉपर टारगेट हो। मैं तो मानता हूँ आधा काम 50% प्लान से हो गया, और रिमेनिंग 25% भी उस प्लान को अगर आप राइट डाउन कर लो ना डायरी में, तो 75% मेरे हिसाब से तो हो गया। ये मेरी सर कई आज बार क्या होता है, तक प्लान बना के दिमाग में छोड़ देते हैं। होता है, मेरी आज तक भी आदत 12th में भी थी। एंड अब चाहे यूट्यूब का कुछ कंटेंट प्लान करना हो या क्या चीज़ करनी है आगे किस तरह से, मैं कॉपी पे लिखता हूँ। मैं फ़ोन पे लिखने में इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ, कभी बाहर है तो लिख लिया, लेकिन जब कॉपी एक्सेसिबल है तो मैं उस पर कंफर्टेबल हूँ, चाहे गंदी राइटिंग में अपने वही पर ठीक है, मज़ा आता है उसमें। एंड सर अब अच्छा 3 बेसिक से एकेडमिक क्वेश्चंस, लाइक अकाउंट्स, बीएसटी एंड इको, तीनों पे एक क्वेश्चन है जेनेरिक सा हमारा। अकाउंट्स में नहीं, बीएसटी से ऐसा पूछूंगा जो आपको पता होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी पढ़ी तो है ही एटलीस्ट। अकाउंट्स में जो मेरे साथ भी एक हद तक दिक्कत थी, एंड तक आते थे सॉर्ट हो गई थी, लेकिन आज भी बच्चों के साथ है। एक क्वेश्चन है जहां हमें यहाँ तक सोचना है, हम उसमें एक स्टेप आगे सोच लेते हैं और गलत हो जाते हैं, लेकिन जब हमें एक स्टेप आगे सोचना होता है हम पीछे रह जाते हैं। अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको मिक्स मैच कर देते हैं। लाइक एक बुक का, एक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है, मान लो पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला, और दूसरी तरफ गुडविल जब उसमें जुड़ जाता है तो परेशान हो जाते हैं। वैसे जनरली जुड़ता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभार किसी क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसे घुमाने के लिए दे दिया, तो लाइक अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, जब हर कॉन्सेप्ट एक लॉजिक तक जाके क्लियर है तब तो सॉर्टेड है, लेकिन जब सारी चीज़ें इतनी सॉर्टेड नहीं है, हम अलग अलग चीज़ों को मिक्स मैच कर देते हैं और सही करते करते भी गलत कर जाते हैं।
तो उसके लिए बताओ सर, आप क्या कहना चाहोगे अकाउंट्स में? लाइक ये थ्योरी से लिंक्ड है ऑब्वियसली, और थ्योरी पढ़ने से बच्चे कतराते हैं काफी ज्यादा, तो इस बारे में बताओ। इसमें जैसे ये समस्या तो होती है, तो हम तो इसलिए जब पढ़ा ही रहे होते हैं, और बहुत सारी मेरी वीडियो में जब बच्चे देख ही रहे होंगे या देखते हैं, तो मैं तो इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट हेडिंग दिलवाता रहता हूँ कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये, कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट रजिस्टर को अलग रखते हैं, ताकि एक चैप्टर का ब्रेकडाउन तो पता हो ना कि भाई इस चैप्टर में कुल मिलाकर ये 10 बातें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले बच्चा वो सिंक कर ले कि अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये इस टॉपिक से आया है, तो आधी जंग तो वहां पे खत्म हो गई। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि क्वेश्चन को ना एंड तक पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब कई बार क्या होता है, शुरू में बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा, पहली 2-3 लाइन पढ़ के उसको लगा हाँ 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 मेरे को तो आता है, जल्दी से करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन हमेशा लास्ट की लाइन में ही कुछ ट्विस्ट देगा या घुमाएगा। तो यहाँ पे तो इसलिए मैं ऑफलाइन में तो बच्चों को क्या करता हूँ, कसमें खिलवाता हूँ कि भाई पेन जो है पहले नीचे रखो, हाथ को ऐसे रखकर जब तक क्वेश्चन के एंड फुल स्टॉप तक नहीं पढ़ लिया तब तक हाथ खुलने नहीं चाहिए, है ना, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। तो ये क्यों करते हैं एक्सरसाइज, ताकि बच्चे को हैबिट दिले कि मुझे लास्ट, बिल्कुल लास्ट अक्षर तक पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा लास्ट में घुमाएगा। तो एक तो क्वेश्चन स्लो पढ़ लिया, क्वेश्चन को लास्ट तक पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन को लिंक कर लिया कि अच्छा उस कॉन्सेप्ट का है, तो वहां तक भी अगर पहुंच गए तो ये वाली मिस्टेक से काफी हद तक बच जाएंगे कि हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और थोड़ा सा क्वेश्चंस का एक्सपोजर जब हम ज्यादा ले लेते हैं, उस वैरायटी के मान लो हमने 10 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि बच्चा सेफ है और वो क्वेश्चन को फिर सही कर लेगा। तो अकाउंटेंसी में इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन धीरे धीरे पूरा पढ़ो एंड तक। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक कर लो पूरे चैप्टर में कि इस पूरे चैप्टर में इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन है तो आपको पता रहे इस कॉन्सेप्ट से आया है। ठीक है सर, बढ़िया। एंड मूविंग ऑन टू मैक्रो में लाइक जो लास्ट के चैप्टर्स हैं ना अपने, बजट, बीओपी और फोरेक्स, यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने करंट अफेयर पे एक बात बताई थी, लाइक करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें पता हो, जीके तुम्हारी स्ट्रांग हो। वो करंट अफेयर के क्वेश्चन जस्ट तुम्हें कंट्री ए और बी की जगह चाइना और यूएसए दे देंगे और एक फैक्चुअल बात दे देंगे जो एक्चुअल में हुई है, एंड उसके रिगार्डिंग तुम्हें जज करना होगा, हाँ इससे अप्रिशिएशन होगी, डेप्रिसिएशन होगी, क्या होगा, कैसे होगा, तुम्हें सब करना होगा। और वहाँ पे जो मेजर दिक्कत आती है कि उस उतने से क्वेश्चन में एग्जामिनर चाह क्या रहा है वो, चलो अब तो एमसीक्यूज आ गए लाइक, लेकिन एमसीक्यूज से पहले मेरा पर्सनली मानना है कि चाहे तुम्हारा एमसीक्यू पेपर है, तुम्हें वो सब्जेक्टिव नॉलेज होना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो पर्टिकुलरली डिमांड क्या कर रहा है, वो तुमसे जो वन वर्ड आंसर भी मांग रहा है उसमें वो किस पर्सपेक्टिव से क्या चाह रहा है, ये समझने में बहुत बार हम कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ, बात वो अकाउंट्स वाले इसमें भी फॉलो होती है कि क्वेश्चन पूरा पढ़ो, समझो, बट वो इंग्लिश की गलती नहीं है, वो गलती इनकी इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट्स की है कि वो समझ नहीं पाते एग्जैक्टली डिमांड क्या है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात बोली और इम्पोर्टेंट बात भी है। मैं ये बात भी मैंने भी कुछ दिन पहले क्लास में बच्चों को बता रहा था कि हमारे यहाँ पे जैसे जो चैप्टर बना रखा है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हमें गवर्नमेंट बजट एक अलग चैप्टर बना दिया, मनी एंड बैंकिंग में बैंकिंग एक अलग चैप्टर है, उसमें आरबीआई अलग चैप्टर बना दिया। यूएस में जब इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है ना, तो सिलेबस मोटा मोटा सेम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन वहां के चैप्टर का नाम है फिस्कल पॉलिसी और अगले चैप्टर का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। तो वहां पे एक सही ढंग से चीजों को पढ़ाया जा रहा है, मतलब फिस्कल पॉलिसी चैप्टर पूरा कवर कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी पूरा चैप्टर कवर कर दिया। हमारे यहाँ पे क्या है थोड़ा सा सिलेबस में कि हमने गवर्नमेंट बजट चैप्टर बना दिया, अब उसके अंदर बच्चे को छोटा सा फिस्कल पॉलिसी का एक पॉइंट सा डाल दिया। कईयों को तो यही नहीं पता होता फिस्कल पॉलिसी है कि, जबकि इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसी तरह बैंकिंग में आरबीआई के फंक्शंस का हेडिंग बना रखी है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि मॉनेटरी पॉलिसी है ढंग से। तो बच्चे को फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी या ढंग से नहीं पता। इकोनॉमिक्स में तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ड्रॉबैक है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमी के अंदर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दो ही तो पॉलिसी है जो पूरी इकोनॉमिक्स जिसके मैक्रो इकोनॉमिक्स इर्द गिर्द घूम रही है। बिल्कुल, तो ये तो चलो हो गया कोर दिक्कत है, अब इसमें बच्चा तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो जैसे दूसरे चैप्टर हैं, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, या आरबीआई वाला भी हो गया, इनको समझ के ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने तो इसमें कोशिश करता हूँ इतनी कहानियां बना बना के पढ़ाऊं कि बच्चा सोचे बिल्कुल लॉजिकली कि आरबीआई अगर गोल्ड बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है, उससे क्या हो रहा होगा, है ना। कब अगर इंपोर्ट बढ़ रहे हैं तो क्यों रेट पे फर्क पड़ रहा होगा, या एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो कैसे पैसे बाहर जा रहे होंगे। तो मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि इन चैप्टर को बच्चा जितना लॉजिकली समझ के पढ़े उतना इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी सी अगर इसमें वो इकोनॉमिक न्यूज फॉलो करता है या इकोनॉमिक न्यूज को जाके नेट पे ही पढ़ लेता है कि चलो मैं देखता हूँ यूएस चाइना में जो लड़ाई हुई थी क्या था पूरा मांझरा, है ना। तो अगर वो 1-2 दिन भी इस क्यूरियोसिटी में लगा दे कि क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी, चलो देखते हैं क्या होता है, तो वो उसको फिर हेल्प करे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड मूविंग ऑन टू
आईईडी और बीएसटी को इकट्ठा कंसिडर करता है क्योंकि मोस्टली थ्योरी है। एंड इसके अंदर ना जो सबसे मेजर चीज़ फेस होती है कि सब कुछ पैक नहीं हो पाता। इतने चैप्टर्स, इतने कॉन्सेप्ट्स, इतने पॉइंट्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, 36 अड़ंगे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ एक पैक नहीं होता कि हाँ भाई मेरे को 6 के 6 चैप्टर, 10 के 10 चैप्टर अब आ गए हैं, आई एम रेडी टू गिव द पेपर। वहाँ जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। इस चीज़ के बारे में बताओ सर। इसके लिए मैं अब बीएसटी का मैं वैसे एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने क्या करा। जैसे बीएसटी पढ़ने के लिए ना मैं बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप पहले उसमें अपने आप को थोड़ा सा ये सोचो कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, इस तरह की फीलिंग लाओ और अपना कोई भी एक बिजनेस मॉडल या बिजनेस सोच लो दिमाग में कि भाई मैं मान लो मैं पंखे बनाता हूँ, कुछ भी ऐसा सोच लिया, ठीक है ना। फिर हर चैप्टर जब पढ़ना शुरू करो उसको अपने बिजनेस में लगा के चलो कि प्लानिंग है, उसमें जिस कुछ भी लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंस, फीचर, तो हर पॉइंट को अपने बिजनेस से जोड़ो। या अगर कोई बच्चा अपने घर में ही पापा का बिजनेस देख रहा है, बिजनेस फैमिली से है, तो वो पूरा बिजनेस स्टडीज अपने पापा के बिजनेस से लिंक करके पढ़ सकता है। ये बात तो पूरे बिजनेस कोर्स के अंदर होती है पहले। बिल्कुल। उससे तो बहुत ज्यादा चीजें उसको रिटेन रहने वाली। स्टाफिंग चैप्टर, ये अच्छा ऐसे हायर करते हैं, हाँ पापा ने भी अभी 2 लड़के हायर करे, उनको ट्रेन करते हैं, ऐसा होता है, स्टाफिंग होती है, तो डायरेक्शन होता है। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में देखो स्ट्रक्चर है, हाँ पापा के बिजनेस में ये सीईओ है या ये मालिक है, उसके नीचे ये काम करता है, सबसे लोअर लेवल पे ये काम करता है। तो हर चीज बिजनेस से लिंक करेगी पढ़ने के में, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा जो है, जो मैंने पहले भी बताया था कि मैंने तो अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे, वही इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में, क्योंकि अपने हाथ से वो लिखे हुए 5-6 मेन पॉइंट हर चीज के, तो वो उसको पढ़ते रहो, लिखते रहो, तो एग्जाम में वो पेज नंबर भी याद आ जाता है कि मेरी कॉपी के लेफ्ट पेज में चौथा वर्ड जो था वो है ना, ऐसा वो इमेज बनती है, पूरी इमेज बनती है। तो ये दोनों टिप्स जो है ये थ्योरी सब्जेक्ट्स में मतलब हमेशा कारगर रहेंगी, चाहे कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, तो बिजनेस हो, आईईडी हो। और आईईडी के लिए तो मैं बच्चों को बोलता हूँ भी देखो, ये तो हम अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो बिल्कुल एक मूवी की तरह देखो कि हाँ जब भारत आजाद हुआ था तो क्या हाल था, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या पॉलिसियां आई, मतलब उसको तो अपने देश की एक जानकारी के बारे में क्यूरोसिटी के हिसाब से पढ़ो तो चीजें। मैंने ना आईईडी को क्रैक किया था हिस्ट्री प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स। 1947 से लेके अब तक हमारे देश की हिस्ट्री में मैक्रो कैसे अप्लाई हुई, एक एक चीज का कॉज एंड इफेक्ट, ये हुआ तो ये क्यों हुआ और इससे क्या हुआ, बस हर एक चीज का कॉज एंड इफेक्ट से पूरा सिलेबस डन है अपना। डन है बिल्कुल। आईईडी में तो बिल्कुल बहुत मतलब डन है, अगर उसको एक मूवी की तरह पढ़ो और कि भाई अपनी इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों, उस समय क्या सोच थी ये करने के पीछे, भाई पहले पब्लिक सेक्टर का रोल डोमिनेंट था तो क्यों था, फिर 1991 में ऐसा क्यों करा गया कि भाई प्राइवेट को ज्यादा पावर्स मिल गई, तो मतलब हर चीज का अगर हम हाँ तो वो लॉजिकली सोच के पढ़ेंगे तो उसमें तो यही सफिशिएंट है। बिल्कुल। सो सर थैंक यू सो मच। जेनरिक बातें सारी खत्म होगी। एट लास्ट आप कुछ भी, इनके एग्जाम्स आ रहे हैं तो एग्जाम डेज के लिए या उससे 8-10 दिन पहले के लिए कोई भी मेजर डूज एंड डोंट्स बताना चाहो, कोई जेनरिक टिप्स देना चाहो इन बच्चों को तो बता दो, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। हाँ बिल्कुल, जेनरिक टिप्स मैं सब बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि अब आपके पास मैक्स टू मैक्स 20-25 दिन बचे हैं, तो इन 20-25 दिन में जो सबसे पहली चीज, पहला टिप तो ये है कि जो आपका एग्जाम का टाइम होगा, फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम का टाइम है 11:30 से 1:30, 11:30 to 1:30, तो अब धीरे धीरे अपने माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए 11:30 to 1:30 डेली टेबल चेयर पर बैठकर ही पढ़ाई करो, ताकि आपकी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेट रहे। ऐसा ना हो कि आपका टाइम टेबल ऐसा बना हुआ है कि मैं सुबह उठते ही 11:30 हूँ, 1:30 बजे तक तो मैं खाना खा रहा हूँ या सो रहा हूँ, और एकदम से एग्जामिनेशन हॉल में 11:30 बजे बैठ रहे हो तो नींद आ गई। तो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेट कर लो, 11:30 से 1:30 बजे टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ना है। फिर दूसरा, अपने ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखो, कोई भी ऐसे जंक फूड्स मत खाओ 20-25 दिन जिनसे थोड़ा लेजीनेस आए या आपकी तबीयत खराब रहे, है ना। तो एप्पल ज्यादा खाओ, नारियल पानी ज्यादा पियो, 5 अखरोट सुबह उठ के खाओ, 5 बादाम सुबह उठ के खाओ। तो ये 4-5 फूड आइटम्स अपने खाने में ऐड कर लो, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगले 20-25 दिन का प्रॉपर एक रिटर्न टाइम टेबल बनाकर चलो। दिमाग में कुछ मत रखो कि हाँ ये कर लूंगा, पहले ये कर लूंगा फिर ये कर, ऐसा नहीं है। सारा ब्रेकडाउन अभी से बनाकर चलो कि अगले 25 दिन का ये मेरा कैलेंडर हो गया। और बाकी चौथा और आखिरी टिप तो यही है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और अपनी जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन्हीं को 4-5-6 जितनी बार मैक्सिमम हो सकता है कवर करते चलो। 10 रिसोर्सेज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 रिसोर्सेज जो हैं उन्हीं को अच्छे से करते रहो। और सैंपल पेपर आपने अगर कंप्लीट कर ली, 500 क्वेश्चंस कर लिए,
तो आपको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं, आपके पक्का मार्क्स जो है बहुत अच्छे आएंगे। और 5वीं Exactly. एक बोनस टिप दे देता हूँ कि विश्वास के चैनल को फॉलो करते रहना, वो रेगुलरली एग्जाम तक जो भी टिप्स देता रहेगा उनको आप फॉलो अच्छे से करोगे तो मेरे ख्याल से आपके जो 1-2 नंबर कट भी सकते थे एग्जाम में वो भी नहीं कटेंगे और पूरे 41-40 आएंगे। नहीं, मैंने नहीं कहा था सर को मेरी तारीफ करने के लिए, बट सर हैं ही इतने हम्बल, इतने स्वीट कि उन्होंने अपनी मर्जी से कर दी, और अब कर दी तो मैं उसको ट्रिम क्यों करूं। तुमने मेरी तारीफ भी सुन ली, ये पॉडकास्ट यहीं एंड हो गया। बट इसमें ना मैंने एक चीज, एक टॉपिक, एक प्रॉब्लम, एक समस्या काउंट नहीं करी। अब वो समस्या क्यों काउंट नहीं करी? क्योंकि उस समस्या को डील करने का एक अलग ही तरीका। मैं और मेरा दोस्त बैठे थे, बात कर रहे थे, उसके मन में एक क्रिएटिव आइडिया आया और हमने एक प्रॉपर स्टोरी लाइन बनाई। हमने कुछ लिखा जो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है इन अ वेरी क्रिएटिव वे एंड इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर, जो तुम्हें, तुम्हारे बड़े भाई बहन, तुम्हारे पेरेंट्स सब रिलेट कर पाओगे उस प्रॉब्लम को। तो उस पर हमने बनाई एक छोटी सी मूवी, उसका टीजर तुम्हें कल मिल जाएगा, सेम टाइम 6:47, और उसके बाद तुम्हें मूवी भी मिल जाएगी। अगर वो अब तक आ चुके हैं तो ये रही, जाके देख लो। अगर नहीं आई तो ये रहा सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी आए तो हमें पता लग जाए। एंड दैट्स इट मेरे भाई, तुमने वीडियो पूरी देख ली है, इतना टाइम तुमने लगाया तो हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट। जाने से पहले बस लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड छोटा सा कमेंट लिख के बताना जरूर कैसा लगा। बाकी और भी कुछ चाहिए तो बिल्कुल मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा, कमेंट छोड़ देना। थैंक यू सो मच।